पास्ट के सीन में हम इरफान और सांग्यान के गार्डियन को ऑफिस रूम में देखते हैं, जिसे टीचर ने बुलाया था क्योंकि सांग्यान ने इरफान के लिए किसी लड़के को बुरी तरह से मारा था। वह उन्हें स्कूल रोमांस में डिस्ट्रैक्ट होकर अपना करियर बर्बाद करने से मना करते हैं। इरफान क्लियर करती है कि उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये सुन रहा सांग्यान भी बताता है कि उसकी फीलिंग्स वन साइडेड है, इसमें इरफान की कोई गलती नहीं है। सो टीचर उसे यही सलाह देते हैं, ये स्टेज पढ़ने और कुछ कर दिखाने का है, रोमांस तो बाद में भी हो सकती है। इरफान की कैरेक्टर सही होने पे भी उसकी आंटी उसे बेशर्म और लड़कों को सिड्यूस करने वाली कहती हैं, और यहाँ सांग्यान के पेरेंट्स उसे इतनी अच्छी लड़की पसंद करने की शाबाशी दे रहे होते हैं, पर उसे रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्सिटी तक वेट करने को भी कहते हैं। वहीं इरफान की आंटी जो बेयू शिफ्ट हो रही थी, उसके स्कूल भी ट्रांसफर करवा देती है और कहती है वहां जाने के बाद इस लड़के से सारे ताल्लुकात तोड़ देना होगा। एट प्रेजेंट जब इरफान काम से निकल रही होती है, तब सांग्यान उसे मैसेज करके आते वक्त पिज्जा लाने को कहता है क्योंकि कोई डिमांड कर रहा है पिज्जा खाने की, लेकिन फ्लेवर इरफान की पसंद की लाने को बोलता है। जब वो ये लेकर आती है तो घर पे जी को देखती है, जिसे लगा था जियाशु सांग्यान का रूममेट होगा। वो दोनों से पूछती है क्या उनके बीच कुछ चल रहा है क्या, पर वो बताते हैं वो लोग बस अपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं। जिसपे वो इरफान से कहती है वही मैं सोचूं, तुम इतनी सुंदर हो और कहा मेरा भाई एकदम अगली। जी बताती है उसे घर पे पिज्जा खाने नहीं दिया जाता है, इसलिए वो यहाँ अपनी क्रेविंग मिटाने आ गई। सांग्यान उसे बोलता है जल्दी से ये खाकर पढ़ाई करने में लग जाओ। इरफान जी से पूछती है तुम यहाँ शांति से स्टडी करने आई हो क्योंकि घर पे बहुत मेहमान होंगे। वो बोलती है मेहमान, ये किसने कहा, घर एकदम शांत है, सिर्फ मैं और मॉम डैड, भाई तो आता भी नहीं है जल्दी। इरफान को रियलाइज होता है सांग्यान ने पिछली बार झूठ कहा था ताकि वो फेस्टिवल पे उसके साथ रियूनियन डिनर कर सके। जी उससे पूछती है तुम सांग्यान की क्लासमेट हो ना, मुझे याद है तुम उसकी सभी फीमेल क्लासमेट से सबसे सुंदर थी। इरफान भी बताती है उसे भी याद है कि वो उसकी बहन है क्योंकि एक बार वो खो गई थी। ये सारी बातें सांग्यान कान लगाकर सुन रहा होता है। जी अपने भाई की पोल खोल देती है कि उस रोज वो खोई नहीं थी, बस खोने का नाटक कर रही थी सांग्यान के कहने पे। तो हाई स्कूल के टाइम पे सांग्यान ने एक दफा अपनी बहन को कैंडी का लालच दिया और बदले में खोने की एक्टिंग करने को कहा। इरफान को देखते ही वो झाड़ियों में छुप गया और जी रोने लगी। वो उसके पास आई और पूछा क्यों रो रही हो। उसने बताया उसका भाई इसी स्कूल में पढ़ता है, वो मिल नहीं रहा, उसने उसे फ्लाईओवर पे वेट करने को कहा था। सो इरफान उसे वहां तक ले जाती है जहां सांग्यान जल्दी से पहुंचकर ऐसे खड़ा था जैसे सच में अपनी बहन का वेट कर रहा हो। वो अपनी बहन से इरफान को मिलाता है। जी भी अपने भाई का इशारा समझकर इरफान को साथ आइसक्रीम खाने चलने की बात करती है। बेचारा अपना भांडा फूटने पे एम्बैरेस हो रहा होता है। इरफान कुछ ऑफिस वर्क करने के लिए कमरे में चली जाती है। डिनर के वक्त इरफान जी से पूछती है एंट्रेंस एग्जाम के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने का इरादा है। वो बताती है वो नानवो और यही में से किसी एक को चूज नहीं कर पा रही। इरफान बताती है दोनों ही यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, बस यही नानवू से बहुत दूर है। जी जब पूछती है वो किस मेजर और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई, तो इरफान बताती है यही से नेटवर्क और मीडिया में। जी बोलती है पर इस मेजर के लिए नानवू एक बेटर चॉइस था, तो फिर यही क्यों। सांग्यान भी खाना रोक देता है और उसका जवाब सुनने का इंतजार करता है क्योंकि उसे भी रीजन जानना है। वो बहाना करती है कि वो अपने मेजर को लेकर श्योर नहीं थी, कट ऑफ स्कोर्स को लेकर भी क्लियर नहीं थी इसलिए। पर सांग्यान को यह जवाब कन्विंसिंग नहीं लगता है और वो खाने के टेबल से उठ जाता है। जी इरफान से पूछती है क्या उसका भाई कभी भी उसका बॉयफ्रेंड रहा है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से उसके अर्ली रोमांस के बारे में सुना था। पर सांग्यान उसकी बात को काट कर घर चलने को कहता है। कार में बैठे जी उसे कहती है मुझे लगता है तुम इरफान को सही से ट्रीट नहीं करते, वो कितनी अच्छी है, तुम्हें भी उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। पता है लड़कियों को वही लड़के पसंद आते हैं जो जेंटल, केयरिंग और अटेंटिव हो, बिल्कुल जियाशु की तरह। देखो तुम्हें अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है क्योंकि सिर्फ अपने लुक से तुम उसे जीत नहीं पाओगे। वो ये भी बताती है कि इरफान सांग्यान के जॉब के बारे में पूछ रही थी कि क्या वो रेस्टोरेंट बार के अलावा भी कोई काम करता है। जी ने बताया करता था पर छोड़ दिया। सांग्यान जी को पार्किंग लॉट के पास छोड़कर ही वापस अपार्टमेंट आता है, अपने घर तक नहीं जाता। इरफान को बालकनी से फायरवर्क्स का नजारा एंजॉय करते हुए देखता है। वो बताती है उसे बचपन में पटाखे कितने पसंद थे। वहीं सुहाव चाव को लैंटर्न फेस्टिवल पे अपने घर ले आता है और अंदर जाने से पहले उसे सलाह देता है कम बोलने और ज्यादा खाने की, ताकि उसके मुंह से कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए कि वो लोग पकड़े जाएं। साथ उसे बोलता है आज के लिए तुम वांगलिन हो, ये भूलना मत। सो वो भी वांगलिन से रिलेटेड सारी चीजें उसके सामने रिहर्स करके बता भी देती है कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाती थी, कब वो सुहाव के साथ रिलेशनशिप में आई
और कब कब उनका ब्रेकअप होता था। सुहाव शॉक्ड होकर पूछता है, इतना इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चला? उसने बताया कि वो इरफान की आईडी से उसके पोस्ट पढ़ा करती थी। वही इरफान की माँ ने उसके टीवी स्टेशन पे रेड एनवलप छोड़ा होता है। वो इसे देखकर याद करती है जब उसके फादर हॉस्पिटलाइज्ड थे, तब भी उसे रेड एनवलप दिया करते और उसे खुश रहने को कहते हैं। इरफान कहा करती जब वो ठीक हो जाएंगे तो वो उन्हें घुमाने ले जाएगी, उनका ध्यान रखेगी जैसे अब तक वो उसका रखते आए हैं। पर वो कहते हैं उसे अपनी माँ का ध्यान रखने, क्योंकि उनके पास वक्त ज्यादा नहीं बचे थे। उसी बात को याद करके वो अपनी माँ को कॉल लगाती है और उनके पास वीकेंड पे आने की बात करती है, लेकिन वो उसे आज ही आने पे जोर देती है। उसे समझ नहीं आता उन्हें किस बात की इतनी जल्दी है, फिर भी वो आज उनके घर जाने की हामी भर देती है। वहाँ हम सुहाव की दादी को देखते हैं, जो अब तक उसके दादा से रूठी हुई नजर आ रही है। इसलिए सुहाव अपने दादा से इस बारे में बात करने किचन आता है, जहाँ वो सबके लिए कुक कर रहे थे। पर वो उसे बोलते हैं वो जब से घर आई है ठीक ही है, और आज तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलकर उसकी खुशी जरूर बढ़ जाएगी। खाने के मेज पे जब सब उसे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करने को कहता है, तब वो उसे वांगलिन की जगह चाव कह देता है, जिसपे वो उसकी गलती सुधारती हुई बोलती है कि वो चाव नाम के ब्रिज के पास रहती है, पर उसका नाम तो वांगलिन है। लेकिन इन लोगों ने इस ब्रिज के बारे में पहले कभी नहीं सुना। वो लोग बोलते हैं क्योंकि वो नया नया बना है ना, इसलिए। पर उसकी दादी को तो शक होना शुरू हो जाता है। ऊपर से वांगलिन हुनान से है, तो वहाँ के लोग स्पाइसी खाना मजे में खाते हैं। लेकिन चाव से ये खाना खाया ही नहीं जाता। जब वो अपनी कार वॉश करती हैं, तो चाव उनकी हेल्प करने लग जाती है। ये काम वो इतने अच्छे से कर रही थी कि सुहाव की दादी को वो एक प्रोफेशनल लगती है। चाव उन्हें कुछ एसेंशियल ऑयल के बारे में भी बताती है, जिसे लगाने से रिफ्रेशिंग लगता है और ड्राइविंग करते वक्त नींद को गायब कर देता है। वो उससे पूछ ही लेती है कि ये सब के बारे में उसे इतना कैसे पता है। चाव बताती है क्योंकि वो इस तरह के काम करती है, जिसपे वो कहती है मेरा पोता चलता फिरता एटीएम है, तो फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत। जब चाव नजरें चुराने लगती है, तब वो कहती है तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं, मैं जान चुकी हूँ तुम वांगलिन नहीं हो। मैंने चाव ब्रिज के बारे में सर्च किया, पर ऐसा कोई ब्रिज पूरे नानवो में कहीं नहीं है। वो भी अपना सच बता देती है कि वो वांगलिन नहीं है। उससे तो सुहाव का ब्रेकअप हो गया और उनके पोते ने उसे फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए सिर्फ इसलिए कहा ताकि वो घर वापस लौट आए। वो उससे पूछती है लेकिन तुम इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ करना कैसे जानती हो, काम क्या करती हो। वो बताती है वो हर तरह की सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करती है, चाहे चीजें फिक्स करना हो या बड़े बुजुर्गों से बातें करना हो या टिकट्स के लिए लाइन लगाना हो। वो उन्हें अपना बिजनेस कार्ड भी देती है, जिसके QR कोड को स्कैन करके कोई भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अपने कमरे की खिड़की से सुहाव ये सब देख रहा होता है। इरफान जब अपनी माँ के घर आती है, तब पता चलता है कि जिया अपनी ग्रैंड माँ को होम टाउन छोड़ने गई है अपने डैड के साथ। तब उसे समझ आता है उसकी माँ उसे आज ही क्यों बुला रही थी। वो देखती है उन्हें अपने लिए इमोशनल होते हैं। इवन आज उन्होंने उसकी फेवरेट डिश भी बनाई थी। तभी एक छोटा बच्चा उन्हें माँ कहकर आवाज लगाता है। वो इरफान को इस बच्चे से मिलाती है, जो उसका हाफ ब्रदर शीन है, जिसे वो पिछली बार उसे मिलाना चाह रही थी। शीन अपनी माँ से इरफान को देखकर पूछता है ये कौन है, तो वो बोलती है ये तुम्हारी बहन है। जिसपे वो कहता है आपने इनके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जिसपे इरफान बोलती है कि उसकी माँ ने उसके बारे में भी उसे नहीं बताया था। इतनी बड़ी खबर ही वो प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि तभी वो अपनी खतरनाक आंटी को देखती है, जो उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। चूंकि अब इरफान की जॉब अच्छी है और उससे उन्हें फायदा मिल सकता है। वो उसे बताती है उनका बेटा इसी साल शादी कर रहा है, लेकिन वेडिंग हाउस का इंतजाम नहीं हो पाया। वो शेमलेसली इरफान को हेल्प करने को कहती है, उस एहसान के बदले जब वो लोग उसे अपने घर पे रख रहे थे। इरफान भी उन्हें करारा जवाब देती है, मैं एक औरत को जानती हूँ, वो काफी अमीर है, आपसे बस 2 साल की छोटी होगी। क्यों ना आप अपने बेटे की शादी उसी से करा दे, फिर आपको वेडिंग हाउस के बारे में तो क्या, किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिसपे वो गुस्से में उसे नाशुक्र कहने लगती है, जिसे उन्हें कभी अपने घर पे पनाह ही नहीं देनी चाहिए थी। इरफान अपनी माँ से कहती है, मैं यहाँ सिर्फ अपने डैड से किए वादे की वजह से आई, पर अब से मैं यहाँ कदम नहीं रखने वाली। समझ लेना मैं भी उनकी तरह मर गई हूँ। वो घर उदास होकर आती है, तभी उसे बाहर से पटाखे की रोशनी आती है। बालकनी से देखती है तो नीचे सांग्यान बच्चों के साथ फायरवर्क्स जला रहा था और उसे भी नीचे बुलाता है। उसे स्पार्कलर देता है, जिससे उसे अपने डैड की याद आ जाती है, जब वो उनके साथ न्यू ईयर हॉलीडे पे इसी तरह से पटाखे जलाया करती। पास्ट में इरफान की माँ उसके स्कूल के बाहर अपनी कार में आती है, उसे कहने के उसे अपना डांस का शौक छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है, और उनके हस्बैंड यानी जिया के डैड जेंग का क्लिनिक भी लॉस कर रहा था। इरफान ने बोला वो खुद प्रैक्टिस कर लेगी, उसे किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं है।
जिस पे उसकी माँ पूछती है और ये तुम कहाँ करोगी, अपनी आंटी के घर पे या फिर किसी डांस स्टूडियो पे जिसे हम फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें जिया के आर्ट्स स्टडी पे फोकस करना है, वरना वो कॉलेज कैसे जा पाएगी। इफान खामोश हो गई। ये सारी कॉन्वर्सेशन सांग्यान सुन रहा था, इसलिए उसे एक अबैंडन एलिमेंट्री स्कूल के छत पे ले आया और कहा कि तुम्हारे पास प्रैक्टिस की कोई जगह नहीं है तो हमें इसी जगह से काम चलाना पड़ेगा। इफान ने चुपचाप उस प्लेस को एक्सप्लोर किया, फिर सांग्यान को थैंक्स कहा। उसे खुशी में नाश्ता देख उसने भी बोला, जब भी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। अभी उन दोनों के साथ रहे महीने बीत गए। हम इफान की आंटी और उसके कजन को उसे परेशान करता देखते हैं, जिससे बचकर वो भाग रही होती है और अचानक से खुद को अंधेरी जगह पे पाती है। आगे जाते जाते उसे एक रोशनी नजर आती है। फिर हम उसे अपने रूम से बाहर स्लिप वॉक करते देखते हैं। सामने सांग्यान खड़ा था जो जस्ट शावर लेकर निकला था। वो उसे टीज करता है, वाह क्या सही टाइम पे आई हो, लगता है तुम्हें हैंडसम लड़के शावर लेने के बाद कैसे दिखते हैं वो देखना था, है ना। पर वो तो होश में ही नहीं होती और सीधे उसे हग कर लेती है। सांग्यान शॉक्ड हो जाता है। वैसे ही स्टैचू बना उससे पूछता है, इसका क्या मतलब मैं समझूं। पर इरफान उसे बहुत देर तक चुपचाप होल्ड करके रखती है और आखिर में वापस अपने रूम में चली जाती है। पीछे सांग्यान कंफ्यूज हो जाता है और रात भर सो नहीं पाता। और यहाँ वो मस्त नींद से उठती है। जब वॉशरूम में होती है तो सांग्यान का पिछले रात किया हुआ मैसेज पढ़ती है, जिसमें लिखा था, चल क्या रहा है तुम्हारे साथ। पर उसे कुछ समझ नहीं आता ये कह क्या रहा है, इसलिए पूछती है क्या उसने ये मैसेज किसी गलत इंसान को भेज दिया है। यह देखकर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे रिप्लाई में क्वेश्चन मार्क और थम्स अप का इमोट भेजता है। इरफान को कुछ भी समझ नहीं आता। उसे लगता है शायद सांग्यान उसे सुबह सुबह इनकरेज कर रहा है। फिर भी टीवी स्टेशन जाने से पहले उससे पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। वो पूछता है, तुम बताओ आखिर वो सब का मतलब क्या था। क्या ऐसे ही प्रिटेंड करोगी जैसे कि पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। इरफान को लगता है कि शायद ये इसलिए चिढ़ रहा है क्योंकि उसने पिछली रात पटाखे नहीं जलाए। वो बोलता है, ठीक है वैसे भी वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फ्यूचर में जब दोबारा ऐसे करो तो मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो भी ओके कहकर काम को निकल जाती है। ध्यान बताती है उसे कुछ दिनों से ठीक से नींद नहीं आ रही, शायद प्रेगनेंसी की वजह से। उससे पूछती है तो वो बताती है कि वो तो बहुत मजे में सोई, इवन सपने भी देखा। वो पूछती है, बताओ यार क्या देखा, शायद मैं इसके पीछे का मीनिंग बता सकूं। इरफान ने कहा, मैं ख्वाब में एक घने अंधेरे जंगल में फंसी थी। इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते करते आगे बढ़ती रही। अचानक से ठंड बढ़ने लगी तो मैंने अपने कदम तेज कर लिए। तभी मैंने सूरज की रोशनी देखी, इसलिए गर्मी की तलाश में मैं उसके नजदीक जाती रही और आखिर में मुझे वो मिल गया। मैंने उसे गले भी लगाया। तियान को यह ड्रीम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगी। इसका हिडन मीनिंग के बारे में बताना उसके लिए मुश्किल था। वहीं चाव आती है एक फैंसी रेस्टोरेंट जिसे श्यांगलांग ने बुक कराया था। उसे लग रहा है शायद ये स्पेशल ट्रीटमेंट उसके लिए है, इसलिए अपना ब्रेसलेट दिखाती है जो श्यांगलांग ने दिया था, जिसे वो हर रोज पहना करती है। वो जानना चाहती है ये सिर्फ उसका बर्थडे गिफ्ट था या फिर उस वक्त ये देते हुए उसके दिल में कुछ फीलिंग्स भी थी। श्यांग उसे रॉन्ग आइडिया देने के लिए पहले तो सॉरी कहता है, फिर बताता है कि वो उसे सिर्फ अपनी क्लोज फ्रेंड की तरह देखता है। चाव थोड़ी डिसअपॉइंट तो होती है, लेकिन फिर भी उससे पूछती है क्या अब थोड़ा भी चांस है कि वो उसे मोर देन फ्रेंड्स माने। पर उसके हेजिटेशन को देखकर वो ये टॉपिक ही एंड कर देती है। तभी इरफान भी आ जाती है। श्यांगलांग बताता है उसने टेबल सिर्फ अपने और चाव के लिए नहीं बुक किया था। इरफान को भी समझ नहीं आता चल के आ रहा है। शॉ भी दोनों को अकेले छोड़कर जाने लगती है क्योंकि माहौल ही इतना ऑकवर्ड हो गया था। श्यांग बताता है एक्चुअली में ये ब्रेसलेट उसने उसे इरफान को देने के लिए दिया जब उसके पेरेंट्स उसके ये ही रुकने पे ना माने और अगले ही दिन की फ्लाइट बुक कर दी। तो वो भागता हुआ चाव के पास आया और उसे ये दिया। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाए वो भावुक होकर सोच बैठती है कि ये उसका बर्थडे गिफ्ट है। श्यांगलांग ने भी उसका दिल रखने के लिए झूठ कह दिया। वो तहे दिल से उसका दिल तोड़ने के बाद माफी मांगता है और इरफान से कन्फेस करता है वो उसके लिए हाई स्कूल के टाइम से ही अलग फील करता था। चाव भी वो ब्रेसलेट उतार कर कहती है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, जो चीज मेरा था ही नहीं उसे इतने सालों से अपना समझ बैठी। चाव उन्हें अकेले छोड़कर रेस्टोरेंट से निकल जाती है। इरफान उसके पीछे, पर वो कहीं नहीं नजर आती। तभी उसे चियान का कॉल आता है जो अभी के अभी उसे टीवी स्टेशन बुला रही होती है। तभी श्यांगलांग अपनी कार लेकर उसे राइड का ऑफर देता है। इरफान काम से लौटती है तो अपार्टमेंट के एलिवेटर में सांग्यान को कॉल पे देखती है जो कह रहा होता है, अरे वो तुम्हें पसंद नहीं करती, क्या उसने तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश की, वो भी तुम्हें हक करके। इरफान से पूछता है, तुम एक लड़की हो तो दूसरी लड़की के बिहेवियर के बारे में जानती होगी। इस लड़की ने मेरे दोस्त को हक किया
और दूसरे दिन से ऐसा बिहेव कर रही है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। इसका मतलब क्या हो सकता है? तुम्हें नहीं लगता इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए? वो बोलती है ये इतना सीरियस भी नहीं है, उसने तो बस गले ही लगाया है। पर ये डिपेंड करता है उसका रिश्ता तुम्हारे दोस्त के साथ किस तरह का है। मे भी उसे कंफर्ट चाहिए होगा, सो ये उतनी बड़ी बात भी नहीं है। यहाँ सांग्यान अपने दोस्त से पूछता है कि उसका रिलेशन उस लड़की के साथ क्या है। वो कहता है यार मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था, और उसने मुझे वैलेंटाइन पे चॉकलेट दिया था, गले नहीं लगाया, और वो देने के बाद से वो मुझे कांटेक्ट नहीं कर रही। सांग्यान इरफान को बताता है वो लड़की उसके दोस्त को पसंद करती है। वो बोलती है ये बड़ा इलॉजिकल वाली बात है, जब वो उसे लाइक करती है तो उसके हक करने का मतलब क्लियर है। पर जिस तरह से तुम्हारा दोस्त बता रहा है मुझे नहीं लगता लड़की ने उसे कन्फेस भी किया है, तो मुझे लगता है तुम्हारा दोस्त ही कुछ ज्यादा इमेजिन कर रहा है। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है और सांग्यान फ्रस्ट्रेट होकर अपने फ्रेंड चेन से कहता है सुन लिया ना, भ्रम हो रहा है तुम्हें, अब रखो फोन। पर थोड़ी देर बाद ही उसे दूसरे फ्रेंड का कॉल आता है जो पूछता है सुहाव ने ग्रुप चैट में बताया तुम रिसेंटली यही आए थे, किससे मिलने, क्या मेरे लिए? और एक से ज्यादा बार आए थे क्या? सो पास्ट में हम उसे यही में देखते हैं जो इरफान के लिए जाया करता और उसे दूर से ही देखा करता था। इरफान चाव के पास आती और बताती है कि उसने शानलांग से इस बारे में सारी बातें क्लियर कर दी और कहा कि वो किसी बेहतर को डिजर्व करता है। चाव पूछती है क्या तुमने उसे मेरी वजह से मना किया? वो बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं बस उसके लिए रोमांटिकली फील नहीं करती हूँ, लेकिन वो अब भी हमारा दोस्त है। वो दोनों बैठकर साथ ड्रिंक करती है, फिर सेम ब्रेसलेट बाई करती है और वादा करती है उन दोनों की दोस्ती के बीच कोई लड़का नहीं आएगा और उनकी फ्रेंडशिप हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगी। आखिर में दोनों कन्वीनियंट स्टोर में बैठे नूडल्स खा रहे होते हैं। चाओ इसी बीच पूछती है वो सवाल जो उसके मन में काफी टाइम से था, क्या तुमने सांग्यान के लिए कभी फील नहीं किया? क्योंकि मैंने तो स्कूल के टाइम पे उसे तुम्हें अच्छे से ट्रीट करते हुए देखा, इतना समझ आता है कि वो तो तुम्हें बहुत पसंद किया करता था। इरफान बोलती है हाँ थी। चाओ पूछती है और अब तो तुम दोनों रूममेट भी हो, क्या पता तुम दोनों की फीलिंग्स आज भी जिंदा हो। वो बोलती है नहीं, ये सब पास्ट की बात है, वैसे भी वो बहुत जल्द चला जाएगा। वो पूछती है पर तुम दोनों उस वक्त साथ क्यों नहीं थे? इरफान बताती है उसकी डॉर्म मेट कहा करती कि वो इमोशनली डिस्टेंट लड़की है। इवन उसे भी यही लगता है क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद उनमें से किसी के साथ टच में नहीं रही। उसका मानना है सांग्यान जैसा लड़का किसी ऐसी को डिजर्व करता है जो उसे पैशनेटली प्यार करे। पास्ट में जब इरफान बेयू शिफ्ट हो गई तब सांग्यान हमेशा उसके पास आया करता उससे मिलने, लेकिन दोनों ज्यादातर रेस्टोरेंट में बैठकर एंट्रेंस की पढ़ाई करते थे। एक रोज जब इरफान को उसकी आंटी का कई कॉल्स आने लगता है तो वो रिसीव नहीं करती और सांग्यान के साथ हॉरर मूवी देखने थिएटर चली आती है। उसने उसे बताया कि इस तरह की डरावनी मूवीज उसे कई चीजों को भुलाने में हेल्प करती है, लेकिन सांग्यान को हॉरर फिल्म देखकर इतना डर लगता है कि सारी मूवीज में वो अपनी आंखें बंद करके रखता है। अभी जब इरफान किसी रास्ते से जा रही थी तब उसने एक होमलेस लड़के को देखा और वो बस उसे घूरने लगती है। तभी दूसरा होमलेस आदमी जिसकी दिमागी हालत सही नहीं थी उसके सामने आकर अजीब सी हरकतें करने लगता है। उस लड़के ने उस आदमी को रोका और इरफान से कहा जल्दी से पुलिस को कॉल लगाने। ऑफिसर जब उससे उसकी पहचान पूछते हैं तब वो बताता है कि वो मू चेंग्यून है। उसकी यूनिवर्सिटी का ड्रामा क्लब दी स्टोरी जू पे परफॉर्मेंस देने वाला है जिसमें उसका कैरेक्टर होमलेस का है, इसलिए वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेना चाहता था ताकि अपना रोल अच्छे से प्ले कर सके। तभी ध्यान आती है चेंग्यून का इंटरव्यू लेने, जिसे देने के बाद वो वापस लौट रहा होता है पर इरफान को खुद को घूरता हुआ पाता है। वो बोलती है कि वो उसे जाना पहचाना सा लग रहा है, जिसपे वो उसे खुशी खुशी अपना ऑटोग्राफ देता हुआ बोलता है कि उसने लंबे टाइम से एक्टिंग नहीं की फिर भी उसने उसे पहचान लिया, ये उसको बहुत पसंद आया। वापस जाते वक्त ध्यान उसे अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताती है जो शेयर्ड रेंटल हाउस ढूंढ रही है और इरफान ने एक बार बताया था कि उसका रूममेट 3 महीने बाद जाने वाला है, तो वो बस जानना चाहती है कि वो एग्जैक्टली कब तक रूम छोड़ रहा है। इरफान ने बोला उसे आइडिया नहीं है, वो एक बार उससे पूछकर सही से बताएगी। तभी उसका कॉल भी आ जाता है जो उसे मोहल्ले के पास वाली सुपरमार्केट बुलाता है और कहता है इतनी सारी सामानें मुझ अकेले से नहीं उठाई जाएगी। सो वो वहाँ पहुँचती है और गेट के पास उसका वेट करते टाइम चेंग्यून के बारे में ऑनलाइन सर्च कर लेती है। पीछे से आ रहा सांग्यान ये देखकर पूछता है क्या तुम्हें इस टाइप के लड़के पसंद है? वो देखती है उसके हाथ में कोई बैग नहीं होता तो पूछती है अब तक तुमने शॉपिंग नहीं की? वो बोलता है तो क्या वो अब कर लेते हैं। सो इरफान भी अपने कुछ सामान खरीदने के लिए अपना अलग कार्ट लेती है। फिर उसने उससे उसके अपार्टमेंट के रेनोवेशन का प्रोसेस पूछा और ये भी कि कब वो मूव आउट हो रहा है, क्योंकि उसकी कॉलीग के फ्रेंड को रेंटल हाउस चाहिए। वो बोलता है एक बार देख लूं घर का काम कैसा चल रहा है।
फिर तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद वो अपना कार्ड किसी और को दे देता है और इरफान के पास आता है, जो सामान के प्राइसेस कैलकुलेट करके कंफ्यूज हो रही थी। लेकिन सांग्यान उसकी मदद फौरन से कर देता है और बहुत सारी चीजें जो वो एक्सपेंसिव होने के कारण नहीं ले रही थी, वो सब भी कार्ट में डाल देता है। वहाँ फ्रेश बेरीज टेस्ट कराया जा रहा था। सेल गर्ल ने उसे कहा अपनी वाइफ के लिए भी ले लेने, जिसपे उसने इरफान को बुलाया। ये टेस्ट कराने पर लड़की उसे सांग्यान की वाइफ कहने लगती है। ये सुनकर उसे तो बड़ा मजा आता है। इरफान जब पेमेंट करते टाइम अपने और सांग्यान के आइटम्स अलग कर रही होती है ताकि वो अपने सामान का हिसाब सही से करके पे कर पाए, लेकिन सांग्यान सभी आइटम्स के पेमेंट एक साथ कर देता है और उसकी एक नहीं सुनता। दोनों जब बाहर आते हैं तो बारिश अब तक हो रही होती है। सो वो इरफान का छाता जो शॉपिंग कार्ट में ही रह गया था लेने जाता है और वो बाहर टॉयलेट पेपर लेकर खड़ी उसका वेट कर रही होती है। तभी चेंग्यून छाते के साथ पीछे से आता है और उसे उसके घर तक ड्रॉप करने की बात करता है। तभी सांग्यान अपने छाते से उसे आगे कर देता है और बताता है कि इरफान उसके साथ है, इसलिए उसकी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं। इरफान से सामान गाड़ी में रखते वक्त पूछता है वो लड़का कौन था। वो बोलती है नहीं जानती कौन है, पर वो मुझे फेमिलियर लगता है, जिसपे वो उसे वार्न करता है ऐसे कई लोग हैं जो फ्रेंडली होने का नाटक करते हैं पर होते नहीं। घर आते ही सांग्यान को जुकाम होने लगती है क्योंकि उसने अम्ब्रेला इरफान की तरफ ज्यादा करवा दिया सो डैट वो भीग ना जाए, पर खुद गीला हो गया। इरफान उसकी हालत देखकर उसके लिए मेडिसिन तैयार करके देती है और सामान की कैलकुलेशन की बात करती रहती है, जिसपे वो बोलता है वो दोनों ही ये सब यूज कर लेंगे, उसे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी वो देर रात तक लिविंग रूम में बैठे कैलकुलेशन करती रहती है। वहीं सांग्यान उसका बनाया मेडिसिन पी लेता है और याद करता है जब इरफान चेंग्यून को सर्च कर रही थी तब उसने देखा था कि वो हॉरर मूवीज का राइजिंग स्टार है और उसका पॉपुलर वर्क वेकिंग अप टू घोस्ट था। ये वही मूवी है जिसे इरफान के साथ उसने स्कूल टाइम पे देखा। उस वक्त चेंग्यून चाइल्ड एक्टर था, सो वही मूवी वो फिर से देखने लगता है। इरफान भी लाइट्स ऑफ करके कहती है हॉरर मूवी का मजा अंधेरे में ही आता है, लेकिन सांग्यान को अब तक वो मूवी डरावनी लगती है। इवन जब इरफान कैलकुलेशन करके पेमेंट ट्रांसफर करती है तो डर के मारे उसके हाथ से फोन छूट जाती है। इरफान हंसती है और कहती है कि उसे ये मूवी बहुत ही फनी लगती है, ऐसा लग रहा है जैसे एक्टर के चेहरे पे आटा लगा दिया हो। वो उसे याद दिलाती है कि ये वही मूवी है जो दोनों ने बेयू में देखी थी। वो बोलते हैं हाँ याद है, पर मूवी में क्या था वो भूल गया, क्योंकि उस वक्त उसका सारा ध्यान तो इरफान पे था। फिर वो मूवी के एक्टर को गौर से देखती है और सर्च करती है तो ये चेंग्यून होता है। वो कहती है अब मुझे समझ आया वो इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। फिर वो अपने रूम में सोने के लिए जा रही होती है, जिसपे सांग्यान बोलता है क्यों डर लग रहा है। वो कहती है पर डरे हुए तो मुझे तुम नजर आ रहे हो। वो बोलता है अरे मैं डरता वर्ता नहीं हूँ। इरफान को उसकी बात और एक्सप्रेशन सेम नहीं लगते, सो वो उसके साथ फिल्म देखने के लिए बैठ जाती है और सोचती है पिछली बार वो थिएटर में इसलिए सो गया था ताकि ये देखना ना पड़े। वो उसके करीब आकर बैठ जाती है और कहती है मुझे शायद आगे के सीन्स में डर लगे। वो बोलता है अरे कोई बात नहीं मैं हूं ना, जिसपे इरफान को हंसी आ जाती है। अगले दिन वो उसे तैयार होता देखती है। वो बताता है कि वो जॉब इंटरव्यू पे जा रहा है और कहता है कि बहुत सी कंपनीज उसे हायर करने के लिए मरी जा रही है। इरफान पूछती है रेस्टोरेंट बार का क्या होगा। वो बोलता है कि वो मेरा साइड वर्क रहेगा। वो सुहाव की गेम डिजाइनिंग कंपनी में इंटरव्यू दे रहा होता है। वेल उसने अपनी बहन की बात पे गौर करके और इरफान के उसके जॉब के बारे में पूछने के बाद इसे सीरियसली लेने का सोचा। इंटरव्यूअर को भी उसके इनसाइट्स बहुत पसंद आते हैं। वही सुहाव चाव को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहता है, जिसपे वो बोलती है कि वो उसकी दोस्त है, इतना तो कर ही सकती है। वो उसके रफ हैंड को कई टाइम से नोटिस कर रही थी, सो उसे हैंड क्रीम देती है लगाने के लिए। तभी चाव को एक ऑर्डर आता है। क्लाइंट सुहाव की दादी होती है। वो उसे अपने हस्बैंड पे नजर रखने का काम देती है। सो चाव इरफान को अपने साथ ओल्ड लोगों के डांस कम्युनिटी ले आती है, जहां वो फांग नाम की लेडी से रिक्वेस्ट करती है उसे और इरफान को भी ज्वाइन होने देने। वहां सुहाव के दादा मिस्टर सू को देखकर अपनी दोस्त से इंट्रोड्यूस कराती है और उनके साथ डांस प्रैक्टिस करने की रिक्वेस्ट करती है। सो वो उसे फांग से मिलाते और बताते हैं कि उनके पोते की गर्लफ्रेंड वांगलिन है। फांग भी उनके कहने पे उन दोनों की ज्वाइनिंग पे मान जाती है। सो इरफान मिस्टर सो के साथ प्रैक्टिस करती है और चाव फांग के साथ। सेशन एंड होने के बाद वो उनसे उनके हस्बैंड के बारे में पूछती है। वो बताती है उनके गुजरे काफी टाइम हो गया। वही इरफान चाव के कहने पे मिस्टर सू से पूछती है कि वो किसके साथ डेली प्रैक्टिस करते हैं। वो बताते हैं पार्टनर फिक्स नहीं है, आज कोई तो दूसरी कोई और। वो उससे पूछते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। वो बोलती है नहीं। सो वो उसे अपने पोते के एक सिंगल फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराने की बात करते हैं, जो उसके साथ बार चलाता है। इरफान समझ जाती है बात सांग्यान की हो रही है,
इसलिए फौरन से बताती है कि वो किसी और को ऑलरेडी लाइक करती है। वो सजेस्ट करते हैं जितनी जल्द हो सके पहल कर लो, वरना मेरी तरह अफसोस करना पड़ जाएगा। इरफान और चाव देखते हैं मिस्टर सू वहाँ की सभी औरतों में पॉपुलर है। सुहाव की दादी ने चाव को कहा था उन्हें रेड हैंडेड पकड़ने, लेकिन उसे समझ नहीं आता आखिर वो कौन हो सकती है। वहीं सांग्यान को हायर कर लिया गया है। सुहाव उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे एज अ कॉलीग अपनी कंपनी में वेलकम करता है। यहाँ मिस्टर सू के साथ सभी हल्की फुल्की स्नैक करने आए होते हैं, जहाँ चाव फांग और उनपे चील जैसी नजर रखे हुए होती है और फांग को उनकी कुछ ज्यादा ही केयर करते देखती है। उसने सुहाव को भी यहाँ का एड्रेस भेज दिया था। सो वो जब आता है तो फांग को देखकर बोलता है ये वो हो ही नहीं सकती क्योंकि उसकी दादी इससे काफी ज्यादा सुंदर है। फिर वो दोनों को सांग्यान के हायरिंग का सेलिब्रेशन मनाने डिनर पे ले आता है। कॉन्वर्सेशन के दौरान सुहाव बताता है सांग्यान ग्रेजुएट होने के बाद नानवू के बड़े कंपनी में काम करता था पर किसी वजह से क्विट कर दिया। वो अपने दादा के बारे में भी बात करता है जो उसकी दादी के फर्स्ट लव है। साथ में इतना लंबा टाइम गुजारा लेकिन अब इस उम्र में वो ये सब कर रहे हैं। चाओ उसकी दादी की बात याद करती है कि मिस्टर सू कुछ टाइम से उनकी हर बात भूल जाते हैं, इवन उनका बर्थडे भी, जैसे कि वो अब उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं रही और वो बस उसे उस औरत पे गौर करने को कहती है कि वो मिस्टर सू के लिए सही तो है ना, क्योंकि अगर वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगी। उनका मानना है जब वो मिस्टर सू के दिल से निकल गई सो अब क्या फायदा इस रिश्ते को खींचने का। सो चाव कहती है शायद लड़कों के लिए फर्स्ट लव उतना मैटर नहीं करता जितना लड़कियों के लिए करता है। इफान भी एग्री करती है जिसपे सांग्यान बताता है ऐसा नहीं है, फर्स्ट लव की जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता।